नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से आ रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का देशव्यापी बंद है आज प्रदेश में बंद रहेंगी प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी। नेशनल मेडिकल कमीशन के विरोध में डॉक्टर ये हड़ताल करने जा रहे हैं। सुबह 6 बजे से गुरुवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी ओपीडी, यानी 24 घंटे का ये बंद है। आईएमए का सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। आईएमए ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देशव्यापी बंद का ऐलान किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देहरादून से दीपांकर भट्ट जुड़ गए हैं। दीपांकर, क्या है इनकी प्रमुख मांगे? जो मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उससे हट के सरकार चाहती है केंद्र सरकार की नेशनल मेडिकल कमीशन हो और इसमें जो भी सदस्य चुन के आएंगे उनको सीधे अडॉप्ट पिक किया जा सकेगा। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि इसमें कौन मेंबर्स होंगे, अगर वो मेंबर्स डॉक्टर नहीं हुए तो इन पर खामखा का दबाव बनेगा। यानी अगर डॉक्टर को कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि आप ऐसा करिए तो ये डॉक्टर नहीं चाहते पूरे देश के। तो खासकर आज जो बंद रखा गया है, इस बंद में आईएमए में जो डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं वो शामिल हैं और प्राइवेट ओपीडीज बंद रहेंगी पूरे प्रदेश में या पूरे देश में। इसके बाद सरकारी डॉक्टर्स को भी इसमें शामिल करने की तैयारी है। हालांकि उत्तराखंड में सरकारी डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है उन्होंने अभी से दूरी बना के रखी है, लेकिन वो भी बैठक करेंगे। मुंबई में एक बैठक होनी है और उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। पर कुल मिलाकर कहना यह है डॉक्टर्स का कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो नेशनल मेडिकल कमीशन बनाना चाहती है उससे कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के ऊपर एक तानाशाही वाला रवैया रहेगा और ये तरीके से इनके ऊपर एक कंट्रोल जो रहेगा वो डॉक्टर्स का ही अपना कंट्रोल खुद का होना चाहिए, किसी और का नहीं। जी दीपांकर, सुबह 6 बजे से ये हड़ताल शुरू होनी थी, क्या ये शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, आज प्रदेश में सभी ओपीडीज बंद रहेंगी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कल सुबह 6 बजे तक। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज चलती रहेंगी, कहीं पर किसी को आपातकालीन इलाज की जरूरत होती है वो मिलेगा, लेकिन ओपीडीज किसी भी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल की नहीं चलेंगी और ये कल सुबह 6 बजे तक ओपीडी बंद रहेंगी। मनु दीपांकर, लोगों पर कितना असर होगा इसका? क्या उनको कोई परेशानी झेलनी पड़ सकती है? जाहिर तौर पर लास्ट टाइम पे इसका पता लगा, कल देर शाम ये पता लगा कि आज हड़ताल होगी और इसका उनकी तरफ से विज्ञप्ति आई। तो अब आज जब लोगों को पता लगेगा और कई लोगों के अपॉइंटमेंट्स होते हैं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास अलग अलग तरह के इलाज के लिए, तो उन लोगों को खासी परेशानी हो सकती है। जो सुबह पहुंचे और उन्हें हो सकता है वहां पर ओपीडी बंद मिले तो वो सीधे उस व्यक्ति को या उस मरीज को सरकारी अस्पताल की तरफ जाना पड़ेगा। तो सरकारी अस्पताल में दबाव रहेगा और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ओपीडीज में आज कम से कम उन्हें इलाज नहीं मिलने वाला। मनु, बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का देशव्यापी बंद है। देहरादून से जो खबर हम आपको बता रहे हैं, तो अगर आप बाहर निकलते हैं, क्योंकि सुबह 6 बजे से उनकी हड़ताल शुरू हो चुकी है, अगर आप जाते हैं अस्पताल तो आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। 3 तलाक बिल को तलाक। जी हां, लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी 3 तलाक बिल पास हो गया है। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जहां उनकी दस्तखत के बाद ये बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। चौरासी वोटों के मुकाबले 99 मतों से 3 तलाक बिल राज्यसभा से पास हो गया है। Result of the division on adoption of the motion that the bill be passed, subject to correction, ayes 99, noes 84. The bill that the motion that the bill be passed is adopted. इस ऐलान के साथ ही संसद ने वो इतिहास रच दिया जिसके लिए लाखों महिलाएं उम्मीद लगाए बैठी थी। उपराष्ट्रपति की तरफ से ये फैसला सुनाने के साथ ही राज्यसभा से भी 3 तलाक बिल पास हो गया है। ये तीसरा मौका था जब सदन में ये बिल पेश किया गया, लेकिन इस बार निराशा नहीं बल्कि वो खुशी लेकर कानून मंत्री बाहर निकले, जिसका वादा पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं से किया था। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज का दिन इस हमारे मुस्लिम समाज की जो बेटियां हैं, जो बहनों हैं, उनके साथ जो नाइंसाफी चल रही थी, आज दोनों हाउस ने उनके साथ न्याय किया है। मुझे इस बात का बहुत संतोष है। ये एक बदलते भारत की शुरुआत है। 3 तलाक बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की और इसे लैंगिक न्याय की जीत करार दिया। पीएम मोदी ने लिखा, 3 तलाक बिल का पास होना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।
तुष्टीकरण के नाम पर देश की करोड़ों माताओं बहनों को उनके अधिकार से वंचित रखने का पाप किया गया। मुझे इस बात का गर्व है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक देने का गौरव हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है। वोटिंग से पहले 3 तलाक बिल पर राज्यसभा में लंबी बहस चली। बहस के बाद बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने की मांग पर वोटिंग हुई, लेकिन सरकार को जीत मिली। इस जीत के साथ ही बिल के पास होने की उम्मीद बढ़ गई। हालांकि सत्तारूढ़ एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू और एआईएडीएमके ने 3 तलाक बिल का विरोध किया और दोनों पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया। इतना ही नहीं, टीआरएस, वाईएसआर, कांग्रेस और बीएसपी ने भी सदन से वॉकआउट किया। इसके अलावा विपक्ष के कई सांसद सदन से अनुपस्थित रहे, जिसको लेकर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने तंज भी कसा। की ये बात है कि जिन लोगों ने डिबेट के दौरान ये ऐलान किया कि हम इस बिल का विरोध करेंगे और इसके वोट इसके खिलाफ करेंगे, जब वोट का टाइम आया तो वो सदन में दिखे ही नहीं। राज्यसभा में मिली सफलता के बाद आम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। मुस्लिम महिलाओं ने भी इस सफलता को लेकर जश्न मनाया और 3 तलाक जैसी कुरीति के खिलाफ लड़ाई में इंसाफ की उम्मीद जताई। वो लड़ रही है अपनी लड़ाई और सच में आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है और कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलेगा। बड़ा दिन है हम लोग के लिए, खुशी का दिन है, क्योंकि औरतें नहीं, औरतों के साथ जो बच्चे, जो पूरे परिवार होते हैं वो सारे बेघर हो जाते हैं। ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए और हर उस औरत के लिए जो अपने अपने न्याय के लिए खड़े होने वाले हैं या कोशिश तो करेंगे अपनी हक के लिए लड़ने के लिए। पीएम मोदी से लेकर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद तक सबने कांग्रेस पर 3 तलाक बिल का विरोध करने का आरोप लगाया, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ किया कि उन्हें बिल से नहीं बल्कि बिल के कुछ नियमों से ऐतराज था। मिथ्या प्रचार हुआ है। हमने मूल रूप से इस बिल का समर्थन किया था। हम ये भी चाहते हैं कि संशोधन कानून में आवश्यक है कि जहां तक सहायता है मुस्लिम महिला की। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब ये बिल राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी, जहां उनकी मुहर लगते ही ये बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। कानून बनने के बाद 3 बार तलाक देना कानूनन अपराध होगा। पीड़ित या परिवार के सदस्य एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। 3 साल तक की सजा और जुर्माना लगेगा। एफआईआर दर्ज होने के बाद बिना वारंट गिरफ्तारी होगी। आरोपी को पुलिस जमानत नहीं दे सकेगी। फैसला होने तक बच्चा मां के संरक्षण में रहेगा। पति को पत्नी बच्चे का गुजारा भत्ता देना होगा। मजिस्ट्रेट पत्नी का पक्ष जानने के बाद जमानत दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राज्यसभा में बिल के पास होने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है और कहा है कि ये नए भारत के निर्माण की शुरुआत है। मैं बधाई देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, और एक जो इतिहास रचा गया है, ये नए भारत के निर्माण की शुरुआत है। ये केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं बल्कि सभी महिलाओं में एक संदेश देगा, उनके मनोबल को बढ़ाएगा और उनको जीने की आज़ादी होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिन लोगों ने इस बिल का विरोध किया, मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत ही निंदनीय कार्य किया है और इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा। मैं एक बार फिर भारतीय संसद को बहुत बधाई देता हूं नए भारत के निर्माण की ओर जो कदम उन्होंने बढ़ाया है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है ऋषिकेश से। रायवाला क्षेत्र में जंगल में शव मिला है। 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। ये शव लेपर्ड के हमले में मौत की आशंका जताई जा रही है। शव की शिनाख्त लापता कावड़िए देवेंद्र के रूप में हुई है। बीते 5 साल में 10 किलोमीटर एरिया में ये 21वां शिकार बताया जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं। यहाँ रायवाला क्षेत्र में जंगल में एक शव मिला है। शव की शिनाख्त लापता कावड़िए देवेंद्र के रूप में हुई है। ये जो शव है ये 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। आशंका ये जताई जा रही है कि लेपर्ड ने कावड़िए देवेंद्र पर हमला किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है।
बीते 5 साल में इस 10 किलोमीटर एरिया में ये 21वां शिकार है। अगर जो लेपर्ड है उसने हमला किया है देवेंद्र पर, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है, तो ये 21वां शिकार है 5 साल में, क्योंकि लगातार इस क्षेत्र में जो लेपर्ड है वो एक्टिव रहते हैं और उनके हमले से लोगों की जान जाती रही है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता ऋषिकेश से आशीष डोभाल जुड़ गए हैं, साथ ही साथ देहरादून से हमारे साथ सुनील और प्रभात जुड़ गए हैं। आशीष, पहले आपके पास आऊंगी। शव की शिनाख्त हो चुकी है, कावड़िया बताया जा रहा है, देवेंद्र है जिनका नाम, और क्या कुछ अपडेट है? क्षेत्र का है और ये जो बीट पड़ती है ये मोतीचूर रेंज के अंतर्गत आती है और यहाँ जो लेपर्ड है काफी समय से एक्टिव है और ये सेंसिटिव जोन माना जाता है लेपर्ड के लिए। इस समय पूरी कांवड़ यात्रा जो थी ये इसी रास्ते से गुजर रही थी और इसमें 27 तारीख को ये देवेंद्र नाम का जो लापता कांवड़िया था उसकी तलाश चल रही थी। कल गश्त करते हुए रात के समय वन विभाग की टीम को उसका छत विछत सब मिला, जिसको परिजनों ने शिनाख्त करी है और इसको पोस्टमार्टम के लिए एम्स में भेज दिया गया है और लगातार इस तरह की दहशत जो है यहाँ लेपर्ड की वो बनी हुई है। जी मने। आशीष, एक सवाल और, क्या कावड़िया वो अकेला था या उसके साथ कुछ और लोग भी थे? मनो, उसके साथ काफी सारे लोग आए थे जो कांवड़ लेके आए थे और नीलकंठ से लौटते समय ये घटना हुई है। करनाल का निवासी बताया जा रहा है, हरियाणा का निवासी ये बताया जा रहा है कांवड़िया, और वहां से लौटने के बाद ये कुछ समय के लिए पता नहीं या तो टॉयलेट करने के लिए या किसी काम से गायब हो गया था और अपने साथियों से बिछड़ गया। तो साथियों ने बहुत देर इसका इंतजार किया, जब इंतजार करने के बाद नहीं मिल पाया तो वो आगे हरिद्वार के लिए बढ़ गए थे। तब बाद में इसका पता लग रहा है कि 3 दिन बाद जो इसका शव मिला है उससे इसकी शिनाख्त हो पाई है। जी मनु। जी आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ सुनील भी जुड़े हुए हैं देहरादून से। सुनील, 5 साल में जो 10 किलोमीटर एरिया है, अगर लेपर्ड से कांवड़िया की मौत हुई है तो ये 21वां शिकार है, जो काफी चिंताजनक है। बिल्कुल मनु, ये दरअसल राजाजी टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है। हाईवे के दोनों ओर राजाजी टाइगर रिजर्व का पोर्शन है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो कस्बे भी लगे हुए हैं, गांव भी लगे हुए हैं और इसी कारण होता यह है कि लोग जब हाईवे पे चलते हैं तो हाईवे पे कहीं पर बैठ जाते हैं या फिर टॉयलेट या अन्य गतिविधियों के लिए जब जंगल जाते हैं तो वहां पर आसानी से लेपर्ड इनको अपना शिकार बना लेता है, खासकर जब आदमी अकेला होता है। और पिछले 5 सालों में अक्सर यही देखा गया है कि या तो 2 से 3 महिलाएं जंगल से गुजर रही हैं या फिर अकेला कोई ड्राइवर आकर गाड़ी खड़ा कर देता है सड़क पे और चला गया जंगल में और वहां वो लेपर्ड का शिकार बन जाता है। तो इस तरह से अभी तक 21 लोग जो रिकॉर्डेड है वन विभाग की फाइलों में, ये 21वां शिकार था ये कावड़िया। और जो यहाँ पर ये लंबे समय से एक हॉट स्पॉट बना हुआ है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने भी यहाँ पर रिसर्च किया और उनकी रिसर्च में ये बात निकलकर सामने आई कि इस पूरे पोर्शन में करीब 40 लेपर्ड सक्रिय हैं और इनमें से भी 19 लेपर्ड, ये आशंका जताई गई है कि इस वाले पोर्शन में जो 10 किलोमीटर का है रायवाला, मोतीचूर और हरिपुर कला का, इसमें 19 के आसपास लेपर्ड सक्रिय हैं और अंदाजा ये है, आशंका ये है कि इनमें से 4 से 5 लेपर्ड पूरी तरह से मैन ईटर हैं। बीते 5 सालों में करीब 7 के आसपास लेपर्ड यहाँ से पकड़े जा चुके हैं जिनको दूसरी जगह रिलीज किया गया। करीब 3 लेपर्ड को चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर भेजा गया और 1 लेपर्ड को शूट किया गया, जिससे आशंका थी कि ये मैन ईटर है। इसके बावजूद इस पूरे क्षेत्र में अभी भी लेपर्ड की सक्रियता बनी हुई है और एक बड़ा चैलेंज है वन विभाग के लिए भी कि जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का ये हॉट स्पॉट बन चुका है, इसको किस तरह से वहां पर कंट्रोल करें। जी, बहुत शुक्रिया सुनील आपका और आशीष, बहुत शुक्रिया दोनों का तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कैफे कॉफी डे के मालिक वीजे सिद्धार्थ का शव मिल गया है। सिद्धार्थ सोमवार शाम से लापता थे। करीब 200 लोगों का दल बेंगलुरु के पास नेत्रावती नदी में उनकी तलाश कर रहा था। इससे पहले सिद्धार्थ के कार चालक बसवराज पाटिल ने बेंगलुरु में एक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया कि उनके मालिक पुल से लापता हो गए। पुलिस को शक है कि सिद्धार्थ बहती नदी में कूद गए होंगे, तभी ड्राइवर को वहां नहीं मिले। सिद्धार्थ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपीए 2 के सरकार में विदेश मंत्री रह चुके एसएम कृष्णा के सबसे बड़े दामाद थे। कृष्णा 1999 से 2004 के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार तलाश की जा रही थी। कॉफी कैफे डे के मालिक जो है वीजे सिद्धार्थ, उनका शव मिल गया है। कल शाम से ही लापता थे, तभी से ही हड़कंप मचा हुआ था क्योंकि करीब 200 लोगों का दल बेंगलुरु के पास नेत्रावती नदी में उनकी तलाश कर रहा था। लगातार तलाश की जा रही थी।
हाई प्रोफाइल ये मामला है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी सरकार में विदेश मंत्री रह चुके एसएम कृष्णा के सबसे बड़े दामाद थे वीजी सिद्धार्थ, जो कैफे कॉफी डे के मालिक थे। उनका शव बरामद कर लिया गया है। रुद्रप्रयाग से खबर है, मंदोला गांव में 2 गौशालाओं में लगी है आग। देर रात आग लगने से कई पशु जलकर मौत हो चुकी है पशुओं की। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। तो रुद्रप्रयाग से खबर है ये, जहां मंदोला गांव में 2 गौशालाओं में आग लग चुकी है और देर रात ये आग लगी है, जो बताया जा रहा है कि कई पशु इसमें जलकर मर चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि आंकड़ा भी साफ नहीं है और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। चंपावत से खबर है, बारिश के बाद पहाड़ी से मलबा गिरने का सिलसिला जारी। बोल्डर गिरने के कारण धोन के पास NH9 बंद हो गया है। बारिश के कारण एक ग्रामीण सड़क भी बंद हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं चंपावत से, जहां बारिश के बाद पहाड़ी से मलबा गिरा है और उसकी वजह से NH9 जो है वो बंद हो गया है। बारिश के कारण एक ग्रामीण सड़क भी बंद हो गई है। देहरादून में हिंदू संगठनों ने सड़क पर नमाज पढ़ने के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिस पर मुख्यमंत्री की भी प्रतिक्रिया आई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि प्रतिक्रिया में कोई काम नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़कों को बाधित नहीं करना चाहिए, चाहे हनुमान चालीसा हो या फिर नमाज। सड़कों पर ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आम लोगों को परेशानी हो। प्रतिक्रिया में कोई काम करना ठीक नहीं है और सड़कों को बाधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से हजारों लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए कुछ उनको भी चाहिए जो सड़कों पर इस तरह से नमाज अदा कर रहे हैं या हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो उनको भी उनका भी दायित्व बनता है कि अगर हमारे राज्य में कोई आ रहे हैं या हमारे शहर के लोग हैं, हमारे जिले के या प्रदेश के लोग हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो, ये उनको विचार करना चाहिए। वहीं से पहले देहरादून में हिंदू संगठनों ने लोगों ने नाराज सड़क पर नमाज पढ़ने के विरोध में प्रदर्शन किया और चक्राता रोड स्थित हनुमान मंदिर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच सड़क पर जय श्री राम और वीर बजरंगी के नारे भी लगाए गए, जिससे काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग मंदिर के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने का विरोध जता रहे हैं और हर मंगलवार को सड़क पर हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान किया है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक सड़कों पर नमाज पढ़ने की परमिशन दी जाती रहेगी, तब तक वो भी सड़कों पर उतरकर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे। का रिएक्शन है, जो लोग नमाज सड़कों पर करते हैं उसके विरोध में हम हर सप्ताह हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इतने सालों से नमाज सड़कों पे अदा हो रही है, ये लोग नमाज सड़कों पे कर रहे हैं। अब जब हिंदू सड़क पे आ गए तो सबको परेशानी होने लगी, सब लोग होश में आ गए, सबकी नींद खुल गई। क्यों? हिंदुस्तान में है तो हिंदू अपने धर्म तो करेंगे ना, अपनी पूजा भी करेंगे, तो परेशानी क्यों है? ठीक है, हम अच्छा कर रहे हैं, नमाज अंदर करो, मंदिरों में हम भी मंदिरों में चले जाएंगे। हनुमान चालीसा का पाठ है, लेकिन ये प्रशासन हमें करने नहीं देता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा जो भी हिंदुओं का कार्यक्रम है, हम भारत में रहते हैं, ना कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। अगर पाकिस्तान में रहते होते तो हमें डर के रहना। बेरोजगार युवाओं को ऋषिकेश एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का धंधा खूब चल रहा है, जिसके जाल में बेरोजगार युवा फंसकर ठगे जा रहे हैं। ऐसा ही एक लेटर सामने आया है, जिससे एम्स प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इस फर्जी लेटर को ऋषिकेश एम्स के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर शशिकांत के नाम से जारी किया गया था, जिसमें GDAC इंटरप्राइजेस नाम की कंपनी के नाम पर स्टाफ भर्ती के लिए 11 साल के लिए अनुबंधित किया गया था। अब इसकी जांच चल रही है। GDAC इंटरप्राइजेस के नाम से एक लेटर आया है, जो कल ही मेरी नॉलेज में आया है। तो उस टाइप जो ये लेटर जो है शशिकांत एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एम्स ऋषिकेश के द्वारा साइन किया गया है। तो मेरी आज सुबह उनसे शशिकांत जी से बात हुई थी, तो ऐसा लेटर कोई भी एम्स ऋषिकेश ने इशू नहीं किया गया। अदरवाइज भी मेरे इस लेटर का मेरे थ्रू कोई अप्रूवल नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार तत्पर है और जिन जिलों में लिंगानुपात कम है वहां अधिकारी जाएंगे और पता लगाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। सीएम ने बताया कि विभागीय मंत्री को इसे देखने के लिए कहा गया है।
थोड़ा लिंगानुपात में गड़बड़ी आई है। और हम पिछले 2 साल में हमने देखा है कि 2-2.5 साल में उसमें जो प्रोग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप उसमें आ गया है और इस गैप को भरने में निश्चित रूप से समय लगेगा। मैंने विभागीय मंत्री जी को कहा है कि आप उस पर फोकस करिए। पिथौरागढ़ में शिक्षा विभाग का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां मुख्यमंत्री की कोशिशों को अधिकारी और कर्मचारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पिथौरागढ़ के द्वालीसेरा जूनियर हाई स्कूल में छात्र संख्या 0 दिखाकर शिक्षक को दुर्गम से सुगम स्कूल भेजने का मामला सामने आया है। द्वालीसेरा स्कूल में बीते एक पखवाड़े तक 30 छात्र थे, लेकिन मात्र 15 दिनों में ही यहां छात्र संख्या 0 पर जा पहुंची। बताया जा रहा है कि मौजूद शिक्षक ने इस दौरान एक-एक कर सभी 30 छात्रों की टीसी काट दी। 0 छात्र संख्या का विद्यालय होने के कारण विभाग ने यहां तैनात शिक्षक को बचकोट शिफ्ट कर दिया था। इससे पहले भी इस स्कूल में 2 शिक्षक तैनात थे, लेकिन विभाग ने एक शिक्षक की शिकायत मिलने पर उसे खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय संबद्ध कर दिया था। अब जब विभाग की पोल खुली तो वो जांच की बात कह रहे हैं। इधर गए हुए हैं बच्चे, वो भी आ जाएंगे। संचालन करिए, मैंने तत्काल उनका प्रभाव से और निरस्त कर दिया आदेश और उनको कहा कि वो विद्यालय में आएंगे और साथ साथ उनकी जांच करके उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, दोषी पाए गए तो। हल्द्वानी में दिमागी बुखार से मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। पिछले 4 दिन से अधिकारियों ने गोलापाल के किशनपुरा में डेरा डाला हुआ है और इस दौरान 500 से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है। 12 लोगों में दिमागी बुखार की शुरुआती लक्षण मिले हैं और उनकी जांच की गई। हालांकि ब्लड टेस्ट में किसी में भी दिमागी बुखार की पुष्टि नहीं हो पाई। फिलहाल 4 लोगों का सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। टोटल एक केस हमने उसी परिवार का यहाँ भर्ती कर रखा सुशीला तिवारी में, वो प्रिकॉशनरी मेजर पे, उसके सैंपल हमने NICD भेज रखे हैं। तो 2 लोगों का हमको संदिग्ध रहा, बाकी सब फेब्राइल हैं, लेकिन जेई के लक्षण नहीं है, स्थिति कंट्रोल में है। तो दिमागी बुखार से हड़कंप मचा हुआ है हल्द्वानी में। यहां पर बताया जा रहा है कि दिमागी बुखार से कई लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। 4 दिन से अधिकारियों ने गोलापाल के किशनपुरा में फिलहाल डेरा डाला हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के एक निजी चैनल के लिए किए गए जंगल सफारी शूट को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के लिए महत्वपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि पीएम जहां जाते हैं वहां लोग खींचे चले आते हैं। उन्हें उम्मीद है कि केदारनाथ की तरह कॉर्बेट पार्क में भी आने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे मेरे साथ देखिए खबरें दनादन। नमस्कार।